हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो रेलवे स्पीडी का वीडियो नंबर 7 होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि अगर जो लोगों का स्पीडी का ये वीडियो छूटा होगा आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सकती है। ठीक है, आइए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन दोस्तों ये एक अनुच्छेद 280 में किया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आप आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। पेज बाई पेज मैं कराने का इसको वादा किया हूं और पूरा स्पीडी मैं समाप्त करूंगा, चाहे जितना भी वीडियो बनाना पड़े। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 10-10 घंटे 15-15 घंटे में पूरा स्पीडी ख़त्म करा दे रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा नहीं होगा। मैं 3 पेज ही कराऊंगा, लेकिन पर डे कराऊंगा और उतना ही वीडियो बनाओ और उतना ही पढ़ाओ जितना बच्चों को समझ में आए और वो पढ़ सके। ठीक है, तो बोर नहीं होना है। वित्त आयोग एक संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है। ठीक है, इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। ठीक है, अगला कार्य कि वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामले का अच्छा विशेषज्ञ हो। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला कह रहा है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ। अगला कह रहा है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी ये 1952 से 1957 तक थे। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। अगला कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। अगला कह रहा है कि 14वें वित्त आयोग 2015 से 2020 के अध्यक्ष YV रेड्डी थे। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद NK सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला कह रहा है कि आर्थिक मामलों के पूर्ण सचिव शशिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक, ठीक है, अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
आगे कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2020 से 2025 तक की अवधि के लिए होगी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के 1 के तहत किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अब नीति आयोग के बारे में। दोस्तों, योजना आयोग के जगह पर ही नीति आयोग आया है। ठीक है, कह रहा है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि नीति का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अगला कह रहा है कि नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला कह रहा है कि नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, ठीक है, पदेन सदस्य और शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। अगला कह रहा है कि पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि शासी परिषद में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक शामिल होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था उसी तरह से नीति आयोग का भी। अगला कह रहा है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। अगला कह रहा है कि उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होता है जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अगला कह रहा है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तथा प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। अगला कह रहा है कि योजना आयोग को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, कह रहा है कि विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017, ठीक है, जिसे जीएसटी दिवस 1 जुलाई को लागू किया गया जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। अगर पूछ सकता है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है तो 1 जुलाई को। ठीक है,
और भारत में कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को। आगे कह रहा है कि जीएसटी का पूर्ण रूप तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। अगला कह रहा है कि जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास कर दिया गया था। अगला कह रहा है कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता रहता है कि जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगला कह रहा है कि जीएसटी यानी कि अप्रत्यक्ष कर एवं गंतव्य आधारित कर है। अगला कह रहा है कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। अगला कह रहा है कि जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। अगला कह रहा है कि जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम 12 अगस्त 2016 को ये किया था। आगे देखते हैं, कह रहा है कि जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार, ठीक है, को शामिल किया गया है। अगला कह रहा है कि जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं, यानी कि जो जीएसटी नंबर लेते हैं, अगर वो जो बिजनेस करते हैं या कोई दुकान करते हैं, बहुत बड़ा मॉल या शॉप खोलते हैं, तो जीएसटी नंबर लेने पर उनको जीएसटी नंबर 15 डिजिट का मिलता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की हैं, 5%, 12%, 18 और 28%। ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि जीएसटी परिषद अध्यक्ष वित्त मंत्री की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। अगला कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। ठीक है। अगला कह रहा है कि जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में दोस्तों। एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है, सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है और आईजीएसटी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि शराब, पेट्रोल, वस्तुएं, शिक्षा और व्यवस्था सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है। जीएसटी से बाहर रखा गया है, जैसे कि शराब पे जीएसटी नहीं लगेगा, पेट्रोलियम वस्तुएं पर, पेट्रोल पे नहीं, पेट्रोलियम वस्तुएं पर, और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर। ठीक है। अगला कह रहा है कि जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। अगला कह रहा है कि भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दोस्तों कि भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। ठीक है। अगला कह रहा है कि 1822 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। आगे देखते हैं, कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण सोवियत संघ से प्रेरित है, यानी कि वहीं से प्रेरणा लेकर इसे लागू किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं,
कह रहा है कि पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। ठीक है। अगला करें कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एस. मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इस कार्यक्रम में मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। अगला कह रहा है कि बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है। अगला कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति 1986 तथा पी.के. थुंगन समिति 1988 ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नरसिम्हा राव सरकार के तहत संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 ए से ओ तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों कार्य क्षेत्र का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। ठीक है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था 1959 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में लागू हुआ। ये दूसरा है आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम ये 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ है, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पंचायती राज मंत्रालय का गठन मई 2004 में हुआ था। आगे देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, कह रहा है कि मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया। अगला कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। अगला कह रहा है कि वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी। ये 1957 में किया गया था। किसके द्वारा? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा। अगला कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यानी कि जो भी पंचायत स्तरीय पर चुना जाता है, जैसे कि मुखिया, ठीक है, वार्ड, बीडीसी या जिला परिषद जो भी होते हैं, सब 5 वर्षों के लिए। अगला कह रहा है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ये पंचायत का चुनाव राज्य सरकार कराती है। अगला कह रहा है कि पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की
न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पंचायती चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर विशेष अवधि के लिए होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है, यानी कि ग्राम पंचायत। अगला कह रहा है कि ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चूँकि सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला कह रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। अगला कह रहा है कि ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। ठीक है, जितना कानूनी कार्रवाई होता है सब सरपंच ही करवाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। अगला कह रहा है कि सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपये तय है। अगला कह रहा है कि वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर है। अगला कह रहा है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% आरक्षण की व्यवस्था है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 2009 में महिला आरक्षण को 50% करने वाला 110वां संशोधन विधेयक पेश किया गया। ठीक है, अगला कह रहा है कि 2006 में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य है बना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 होती है। अगला कह रहा है कि ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। अगला कह रहा है कि पंचायत समिति का गठन ब्लॉक या खंड स्तर पर किया जाता है। ठीक है, पर होता है, जो एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगला कह रहा है कि पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख चेयरमैन प्रधान आदि कहलाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ होता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला कह रहा है कि ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था या निकाय जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी होता है। अगला कह रहा है कि जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। अगला कह रहा है कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, इनमें नहीं है। अगला कह रहा है कि मणिपुर और नागालैंड में पंचायत के बजाय स्वायत्त जिला परिषद निकाय कार्य करती है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है। अगला कह रहा है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व
ग्राम सेवक करता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति 1977 ने दिया था। ये 1977 में दिया था। अगला कहा है कि द्विस्तरीय प्रणाली में ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत व जिला स्तर पर जिला परिषद थे। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि पंचायती राज चुनाव में ST/ST आरक्षण पर टैक्स या कर लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। अगला कह रहा है कि 4 स्तरीय संरचना का सुझाव PVK राव समिति ने दिया था। ये 1985 ईस्वी में। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। अगला कह रहा है कि 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार 20 लाख से कम आबादी के नीचे कोई राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ थे। ठीक है। अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 243A का संबंध ग्राम सभा से है और अनुच्छेद 243 का B का संबंध पंचायत के गठन से है और अनुच्छेद 243 के C का संबंध पंचायतों की संरचना से है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 243 का D का संबंध सीटों की आरक्षण से है और अनुच्छेद 243 के का संबंध पंचायतों के चुनाव से है और अनुच्छेद 243 के G का संबंध पंचायत की शक्तियां से है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दोस्तों कि एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो पृथ्वी है। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो 4.54 अरब वर्ष। ठीक है। अगला कह रहा है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। अगला कह रहा है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि ध्रुवीय तथा विषुवतीय व्यास में अंतर कितना है? तो 42 किलोमीटर का। पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री। अगला कह रहा है कि पृथ्वी गति करती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष पर घूमना ये घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। दिन और रात होता है तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। ठीक है, घूर्णन के कारण। अगला देखते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना ये परिक्रमण कहलाता है। ऋतु परिवर्तन होता है तो परिक्रमण के कारण। ठीक है। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय तो ये सौर वर्ष कहलाता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखती है तो ये नीला दिखती है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। ठीक है। अगला कह रहा है कि पृथ्वी को सूर्य के एक परिक्रमा करने में लगा समय कितना है? तो 365 दिन 6 घंटे लगभग। ठीक है। सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी, यानी पृथ्वी की त्रिज्या किसने नापी? तो इरेटोस्थनीज ने। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है तो ये 59% दिखता है। अगला कह रहा है कि पृथ्वी गोल है कहा था, किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने। अगला कह रहा है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होती है तो क्रमशः 4 जुलाई को अधिकतम, इसे अपसौर कहते हैं, तथा 3 जनवरी को उपसौर कहते हैं, ये सबसे न्यूनतम होती है। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि उपसौरिक एवं औपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। ठीक है। अगला कह रहा है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान तो 1/81 है। अगला कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? तो अंटार्कटिका। ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है तो ज्वालामुखी। अगला कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन ठीक है उत्तरी गोलार्ध तथा लंबा दिन दोस्तों ये 21 जून उत्तरी गोलार्ध तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध पर होता है सबसे लंबा दिन।
अगला कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है, तो ये 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये 21 जून को ये सबसे छोटा दिन होता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि दिन रात की अवधि समान होती है, तो ये भूमध्य रेखा पर। अगला कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है कब, तो ये 23 सितंबर को वसंत विश्व एवं 21 मार्च शरद विषुवत पर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। पहला सियाल यानी कि भूपट्टी, दूसरा सीमा यानी कि मेटल, एवं तीसरा नीफे यानी कि क्रोड। ठीक है, अगला कह रहा है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, तो भूपट्टी यानी कि क्रस्ट। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व क्या है, तो ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.72%। ठीक है, अगला कह रहा है कि सियाल के घटक क्या हैं, तो सिलिका एवं एल्यूमिनियम। अगला कह रहा है सीमा के घटक, तो सिलिका एवं मैग्नीशियम। अगला कह रहा है नीफे बना है तो निकेल एवं आयरन से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैल क्या है, तो ये मैग्मा है। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम सेमी क्यूब। ठीक है, अगला कह रहा है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, तो यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है, तो ये सूर्य। अगला कह रहा है कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को क्या कहते हैं, तो लिथोस्फीयर। ठीक है, और बाह्य परत का ऊपरी भाग कहलाता है एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, अगला कह रहा है कि पृथ्वी पर जल का भाग, तो ये 71%, और स्थल पर ये 29% स्थल है और 71% जल है। अगला कह रहा है कि जल राशि का स्वच्छ जल भाग, तो ये यानी कि पीने योग्य पानी, तो ये 2.5%। ठीक है, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है, तो माउंट एवरेस्ट की 4848 किलोमीटर, ठीक है, मीटर। ठीक है, अगला कह रहा है कि पृथ्वी पर अधिकतम गहराई है, तो मेरियाना गर्त, और महासागरों की औसत गहराई है, तो ये 4000 मीटर। ठीक है, अगला कह रहा है कि सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है, यानी कि सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है कितने, तो 51%। अगला कह रहा है कि लवणता व्यक्त किया जाता है, तो प्रति 1000 में। ठीक है, अगला कह रहा है कि समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है, तो 35 प्रति 1000। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि समुद्र जल में पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि सबसे ज़्यादा नमक। अगला कह रहा है कि सर्वाधिक लवणता, तो ये वान झील में, ये तुर्की में है, ये 130% पाया जाता है इसमें। ठीक है, अगला कह रहा है कि समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है, तो आइसो हेलाइन रेखा कहलाती है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है, तो भूमध्य या विषुवत रेखा। ठीक है, अगला कह रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप, तो ये विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है, तो ये अक्षांश रेखा कहलाती है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, तो देशांतर रेखा। अगला कह रहा है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 180। अगला कह रहा है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 360। आगे कह रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो ये कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, तो ये मकर रेखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये आर्कटिक वृत्त है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये अंटार्कटिक वृत्त है। ठीक है, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, तो ये 35
डिग्री देशांतर घूमती है। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के बराबर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है कि अश्व अक्षांश कहलाता है, तो ये 30 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियां। अगला कह रहा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है कहलाती है, तो ये प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ये निर्धारण इसका 1884 ईस्वी में किया गया था वाशिंगटन में, ठीक है। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है, तो ये प्रशांत महासागर से होकर। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है, तो भारतीय मानक समय, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है, ठीक है, मिर्ज़ापुर के पास नैनी से। अगला कह रहा है कि 2 अक्षांशों के मध्य दूरी होती है, तो 111 किलोमीटर। अगला कह रहा है कि 2 देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, जो है 111.32 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, तो गोरे कहलाती है, ठीक है। और 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर यानी कि अंध महासागर में। अगला कह रहा है कि पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव ये वायुमंडल के कारण होता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। वायु दाब है दोस्तों, ये सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेमी या 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो बैरोमीटर से, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है, तो ये बार होती है। अगला कह रहा है कि 1 बार बराबर होता है, तो 10⁵ N या मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला कह रहा है कि बैरोमीटर पाठ्यक्रम जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है तो आंधी तूफान आने की, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे कह रहा है कि बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है, तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। अगला कह रहा है कि बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने की। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है, तो ये आर्द्रता कहलाती है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है, तो ये हाइग्रोमीटर। अगला कह रहा है कि वायु है तो गैसों का मिश्रण है, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03%, ठीक है। अगला कह रहा है कि वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है, तो आर्गन है। अगला कह रहा है कि वातावरण जीवमंडल का संबंध है, तो पारिस्थितिकी से, ठीक है। अगला कह रहा है कि वायुमंडल को बांटा गया है, तो 5 यहाँ पे 5 परतों में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं क्षोभ मंडल में, और वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो दोस्तों क्षोभ मंडल में होता है। अगला कह रहा है कि क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, तो क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस ये घटता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस की, यानी कि पृथ्वी के नीचे आप जाइएगा अंदर गड्ढा खोदते खोदते, तो अगर 32 मीटर गड्ढा खोदिएगा तो पृथ्वी पे जितना तापमान रहेगा उससे 1 डिग्री ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। अगला कह रहा है कि वायुयान उड़ते हैं, तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच, ठीक है, पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है।
अगला कह रहा है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है तो ओजोन परत यानी कि ओजोन गैस। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो डाप्सन इकाई का। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई उसकी मोटाई नापने के लिए तो डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है तो ये CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगला कह रहा है कि उल्का से संबंधित घटनाएं होती हैं तो ये मध्यमंडल की ये घटनाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि रेडियो तथा संचार संबंधित ये है तो आयन मंडल में जो भी घटनाएं होती हैं, रेडियो, संचार, टीवी, मोबाइल से बात करते हैं तो ये सब आयन मंडल से। अगला कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत तो ये बहिर्मंडल होती है। अगला कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस है तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4N2O। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत की जलवायु कैसी है तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मानसून सबसे पहले आता है तो केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत में अधिकांश या सर्वाधिक वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है तो उत्तर पूर्व मानसून या लौटती मानसून के कारण। ठीक है, जाड़े के दिनों में। अगला कह रहा है कि भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा ये क्या है तो 110 सेमी। ठीक है, अगला कह रहा है कि पछुआ हवाओं से होती है तो चक्रवातीय वर्षा होती है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पछुआ हवा कहलाता है तो गरजता चलीसा या प्रचंड पचासा या चीखती साठा। ठीक है, इन नामों से जानते हैं पछुआ हवा को। अगला कह रहा है कि फेरल का नियम संबंध है तो पवनों की दिशा से। अगला कह रहा है कि विषुवतीय रेखीय। ठीक है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाता है तो ये शांत कटिबंधीय या डोल ड्रम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का ये दोस्तों वीडियो समाप्त होता है जो रेलवे स्पीडी का वीडियो नंबर 7 था। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन दिख रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, जिनको बिहार पुलिस मद्य निषेध का अगर सेट प्रैक्टिस लगाना होगा वो चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर लगा सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। और जिनको बिहार SSC परिचारी का भी लगाना होगा वो भी चैनल पर चल रहा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।